हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रीता कुमारी जी की लिखी कहानी फैसला। सुगंधा लॉन में इधर उधर देख अपने लिए एक कोना तलाश रही थी कि सामने खंभे के पास खड़े व्यक्ति के चेहरे की झलक ने उसे चौंका दिया। अपना शक दूर करने के लिए वो थोड़ा और करीब आ गई। वो मयंक ही था जो विवाह के अवसर पर सामने लगे सजावटी बल्बों को निहारते हुए जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। उसे देख सुगंधा को लगा सारी दुनिया थम सी गई है। पहलू में धड़कते दिल को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पूरे 15 वर्षों के बाद वो मयंक को देख पा रही थी। समय के इस लंबे अंतराल ने मयंक में कहीं कुछ नहीं बदला था। वही छरहरा बदन और मुस्कुराता हुआ चेहरा। समय सिर्फ उसके बालों को छू कर निकल गया था। बालों पर जहाँ तहाँ सफ़ेदी झलक रही थी। मुड़ते ही मयंक की नज़र सुगंधा पर पड़ी और उसे इस तरह अपने सामने पाकर वो भी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर आता जाता रंग बता रहा था कि उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुगंधा, तुम यहाँ कैसे? कब आई दिल्ली? क्या तुम्हारे पति का तबादला यहाँ हो गया है? एक ही सांस में मयंक ने कई प्रश्न पूछ लिए थे। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और उत्सुकता साफ झलक रही थी, पर आवाज़ की मिठास पहले की तरह ही कायम थी। सुगंधा ने तब तक अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया था, फिर भी आवाज़ की लड़खड़ाहट शब्दों में झलक ही आई थी। नहीं, तबादला नहीं हुआ है। ये सौरभ के मामा जी का घर है और हम इस शादी में आमंत्रित हैं। सुगंधा बोली। अच्छा, कैसी हो? ठीक हूँ, अपनी कहो। तुमने शादी कर ली? या? सुगंधा ना चाहते हुए भी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई थी। किसी ने खुद को बेगाना बना इंतज़ार करने का अवसर ही नहीं दिया तो शादी करनी ही पड़ी। माँ पापा का इकलौता आशाओं का केंद्र जो था, दोनों में अभी इतनी ही बात हो पाई थी कि एक खूबसूरत सी आधुनिका वहाँ धमकी थी। इतनी देर से कहाँ गायब थे? जल्दी चलो, सब लोग तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर वो लगभग मयंक को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगी। रुको यार, क्या कर रही हो? मयंक अपने आप को उससे छुड़ाते हुए बोला था। ये मेरी सहपाठी सुगंधा है। अचानक आज हम वर्षों बाद मिले हैं। कॉलेज के दिनों में हम दोनों के बीच अच्छी निभती थी। फिर मयंक सुगंधा से बोला, ये मेरी पत्नी सुकन्या है। सुकन्या शायद जल्दी में थी, इसीलिए बिना किसी भाव के उसने यंत्रवत अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सुगंधा के हाथ भी स्वतः जुड़ गए थे। जैसे हवा के झोंके की तरह आई सुकन्या तेजी से मयंक को लेकर वहाँ से चली गई और अकेली खड़ी सुगंधा उसे देखती ही रह गई। ठीक वैसे ही जैसे आज से 15 वर्ष पहले मयंक उससे दूर हो गया था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी थी। बस चुपचाप टुकड़े टुकड़े होते तकदीर के खेल को देखती रही थी। ज़िंदगी भी जाने कैसे कैसे रंग दिखाती है। जिस अतीत को अपनी ज़िंदगी की राहों पर हमेशा हमेशा के लिए वो पीछे छोड़ आई थी, आज मृग तृष्णाबंद स्वयं उसके सामने आ खड़ा हुआ था। आज मयंक के मुंह से अपने लिए ये मेरी सहपाठी सुन सुगंधा के कलेजे में टीस सी उठी थी। सिर्फ सहपाठी और कुछ नहीं। एक समय था जब सब कुछ उसकी मुट्ठी में था, जिसे उसने रेत की तरह मुट्ठी से जानबूझकर फिसल जाने दिया था। उसने ही मयंक से शादी ना करने का फैसला किया था। यद्यपि मयंक ने उस पर फैसला बदलने के लिए भरपूर दबाव डाला था, पर सुगंधा टस से मस नहीं हुई थी। सच पूछो तो वो फैसला भी उसका कहाँ था। वो तो भैया और पापा का फैसला था, जिसे उसने अपना दायित्व समझकर सिर्फ निभाया था। तब उसने अपने सुखों से ज़्यादा पापा और भैया के सुखों को अहमियत दी थी। अपने परिवार के सुखों की रक्षा और समाज से जोड़े रखने की कीमत दी थी। फिर सुगंधा के सामने अपनी 2 छोटी बहनों के भविष्य का सवाल भी था, जो उसके दूसरी जाति में विवाह करने के साथ ही तहस नहस हो सकता था।
दुनिया ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, पर जातियों में बटा हमारा समाज आज भी 18वीं शताब्दी में ही जी रहा है। वैसे भी घर बार त्याग कर, परिवार के सभी सदस्यों को दुखी कर वो मयंक के साथ कभी भी सुखी वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत कर सकती थी। ज़िंदगी हमेशा मन मुताबिक नहीं मिलती, सबको कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ता है। सौरभ के साथ शादी करके जो समझौता उसने अपने आप से किया था वो उसे बहुत भारी पड़ा था। उसके और सौरभ के विचार कहीं नहीं मिलते थे। सौरभ उन दंभी पतियों में से था जिसके दिमाग में हमेशा यही रहता कि वो जो करता है, जो कहता है और जो सोचता है वो सब सही है, गलत तो हमेशा उसकी पत्नी होती है। सौरभ के दोहरे व्यक्तित्व से अक्सर वो अचंभित रह जाती थी। जो व्यक्ति बाहर इतना हंसमुख, मिलनसार और सहयोगी दिखता था, वही घर पहुँचते पहुँचते कैसे दंभी, गुस्सैल और झगड़ालू व्यक्ति में बदल जाता था। बात बात में उसे नीचा दिखा, अपमानित कर सुखी होता था। पर अपना वजूद खोकर भी सुगंधा ने अपनी सहनशीलता और समझौते से इस रिश्ते को अब तक बिखरने नहीं दिया था। सौरभ के उदंड स्वभाव से कभी कभी पापा और भैया भी सहम जाते थे। सुगंधा के दुखों का एहसास कर अक्सर उनके चेहरे पर पछतावे की परछाई साफ दिखती थी, जिसमें मयंक जैसे सुशील लड़के को खो देने का गम भी शामिल होता था। न जाने क्यों उन क्षणों में सुगंधा को एक अजीब सी आत्मसंतुष्टि मिलती थी। चलो, पापा और भैया को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। सुगंधा और मयंक के घरों के बीच बस एक सड़क का ही तो फासला था। ये अलग बात है कि उसका घर कोठीनुमा था और मयंक अपने परिवार के साथ 2 कमरों के फ्लैट में रहता था। उसके पिता सिंचाई विभाग में ऊंचे ओहदे पर थे, जबकि मयंक के पिता एक सरकारी ऑफिस में मामूली क्लर्क थे। पर मयंक की गिनती कॉलेज के मेधावी छात्रों में होती थी और सभी का विश्वास था कि एक दिन ज़रूर वो अपने माँ बाप का ही नहीं, अपने कॉलेज का भी नाम रोशन करेगा। दिन प्रतिदिन की मुलाकातों और पढ़ाई की कठिनाइयों को हल करते करते जाने कब दोनों की दोस्ती के बीच प्यार का नन्हा सा अंकुर फूट पड़ा, जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बंधने की आकांक्षा तक बढ़ गया। इसका थोड़ा बहुत आभास घर के लोगों को भी होने लगा था। भैया ने उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, पर इन सब बातों से अनजान दोनों के प्यार की पींगें मुक्त आकाश को छूने लगी थीं। मयंक अपनी पढ़ाई में भी जोर शोर से जुटा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हो गया तो सुगंधा के माता पिता उसकी शादी से कभी इनकार नहीं करेंगे। पर नियत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन सुगंधा के भैया उसकी शादी सौरभ से लगभग पक्की कराए। घर में लड़की दिखाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। इस अप्रत्याशित फैसले के लिए सुगंधा कतई तैयार नहीं थी। सुनते ही सुगंधा पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मयंक और उसकी शादी का घर में काफ़ी विरोध होगा, फिर भी वो उसे आसानी से गंवा नहीं सकती थी। भाभी को सब कुछ बताकर सुगंधा ने अंतिम कोशिश की थी। भाभी भी सब सुन सकते में आ गई थीं। वो उसे इस तरह की शादियों से होने वाली परेशानियों को समझाती रही थीं, पर सुगंधा का अत्यंत उदास चेहरा देख मौका पा भाभी ने भैया से बात की थी। भैया के कान में बात पड़ते ही जैसे भूचाल आ गया। गुस्से से उबलते हुए भैया ने थोड़ी ही देर में भाभी और ननंद के रिश्ते को लेकर न जाने कितनी बातों के पिन भाभी को चुभाए थे। दरवाजे की ओट में खड़ी सुगंधा भाभी की बेइज्जती से आहत और पछताती अपने कमरे में आ गई थी। उसका एकमात्र आसरा भाभी ही थी, वो भी टूट गया था। भैया बैठे उसे घंटों समझाते रहे थे, पर सुगंधा के बोल नहीं फूटे थे। भैया के विनीत भाव, कमरे के दरवाजे पर खड़ी अम्मा के चेहरे की बेचैनी और बहनों के अंधकार में होते भविष्य ने उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। सारे अपनों को दुखी कर वो कैसे सुखी रह सकती थी। जब उसने अपना ये फैसला मयंक को सुनाया था तो वो भी कम आहत नहीं हुआ था।
पटना छोड़ते छोड़ते सुगंधा के परिवार के लोग सिर्फ इतना ही जान पाए थे कि मयंक सिविल सर्विसेज में चुन लिया गया था और ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। 15 वर्षों बाद यूँ मुलाकात हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन दोपहर में वो कपड़े बदल कर लेटने जा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाज़ा खोलते ही अप्रत्याशित रूप से मयंक को सामने पा सुगंधा बुरी तरह से चौंक गई थी। अब अंदर भी आने दोगी या इसी तरह खड़ा रहूं? मयंक ने कहा। बिना कुछ बोले सुगंधा ने मयंक को रास्ता दे दिया। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते ही बिना किसी भूमिका के मयंक ने सीधे सीधे बात शुरू कर दी थी। तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया? अचानक मयंक के इस सवाल और उसकी आंखों के कोर पर चमकते हुए आंसुओं ने सुगंधा को बेहद व्याकुल बना दिया था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि मयंक यूं सीधे सीधे बात करेगा। अपने को संयत करने का प्रयास करते हुए सुगंधा बोली, क्या बचपना है मयंक, अब हम बच्चे नहीं रहे। हम दोनों की एक बसी बसाई गृहस्थी और जिम्मेदारियां हैं जिससे हम भाग नहीं सकते। सिद्धांत की बातें छोड़ो सुगंधा, मैं क्या करूं ये बताओ। मेरे लिए तुम्हें भुला देना आज भी आसान नहीं है। अब सुगंधा के शब्द भी उसके भर्राए गले और भर आई आँखों में खो गए थे। थोड़ी देर की चुप्पी को सुगंधा ने ही तोड़ा। मैं जानती हूँ मयंक, मेरे फैसले ने तुम्हें बहुत आहत किया है। इस फैसले ने मुझे भी कम आहत नहीं किया था। मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना और भी कठिन था। फिर भी मेरी अंतरात्मा ने मुझे स्वार्थ की डोर पकड़ने से रोक दिया था। उस समय अपने कर्तव्य से पलायन और अपनों को आहत करने का साहस मैं जुटा नहीं पाई थी। ऐसा भी नहीं था कि मैंने प्रयास नहीं किए। जब अत्यधिक प्रयास के बाद भी मुझे मेरे अपनों की मंजूरी नहीं मिली और मेरे अंदर उन्हें आहत करने का साहस चुक गया, मेरी कितनी रातें बेचैनी और छटपटाहट में गुजरी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, विद्रोह या अपनी इच्छाओं की कुर्बानी। जी तो चाहता था समाज की पुरानी जीर्ण शीर्ण मान्यताओं को रौंद जीवन भर दूसरों के लिए जीने के बजाय खुद के लिए जीऊं, लेकिन सारी जद्दोजहद के बाद मेरे अंतस ने मुझे कुर्बानी के रास्ते पर ही ढकेला था। मुझे लगा प्यार के बंधन के अलावा दुनिया में और भी बंधन होते हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जिन अपनों के स्नेह की छाँव में हम पलते हैं, जिनके संग खेलकर लड़कर हम बड़े होते हैं, ये सभी रिश्ते भी तो प्यार के बंधन होते हैं। उनके सुख दुख भी तो हमारे सुख दुख होते हैं। इसीलिए मेरे कारण सभी के जीवन में घुलते जहर को खुद ही पी लेना मुझे कल्याणकारी लगा था। एक गहरी सांस ले सुगंधा ने फिर अपनी बात कहनी शुरू की। पर मन के बंधन क्या इतनी आसानी से टूट जाते हैं? मेरी समझ से शारीरिक आकर्षण से परे प्यार एक एहसास है जो हमेशा मन के कोने में सुरक्षित रहता है, जो सहजता से जीवन का फैसला लेने और निभाने का साहस देता है। आज मेरे जीवन में भी मेरा प्यार ही जीवन जीने की शक्ति है। अपने अंदर की उसी शक्ति के बलबूते मैंने जीवन में आई कठिन परिस्थितियों को झेला है। आज तुम्हें देखकर न मेरे दिल के तार झनझनाए और ना ही मन में कोई घंटी बजी। फिर भी ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं कि आज भी तुमसे ज़्यादा अंतरंग मित्र और मुझे समझने वाला कोई नहीं है। ये विश्वास शायद उसी अछूते प्यार का एहसास है। आज का सत्य यही है कि ढेर सारी कमियों के बावजूद मैं अपने पति और बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ। इतने दिनों के वैवाहिक जीवन में चाहे जितनी भी कमियाँ रही हों, फिर भी एक अटूट विश्वास का रिश्ता जरूर हम दोनों के बीच कायम हो गया है, जिसे तोड़ने का साहस हम में से कोई नहीं कर सकता। वर्षों पहले अपने द्वारा लिए गए फैसले की अबूझ पहेली के सूत्र मयंक के हाथों में थमाकर सुगंधा यकायक चुप हो गई। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच एक सन्नाटा व्याप्त रहा। अब तक निढाल से बैठे मयंक का दुखी और मुरझाया चेहरा काफ़ी कुछ सहज हो चला था। थोड़ी देर पहले आंखों में छाया दर्द पिघलने लगा था।
शायद तुम ठीक ही कह रही हो सुगंधा। आज तक मैं भी एक मृग तृष्णा के पीछे ही तो भाग रहा था, जिस सच्चाई को जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं था। संयोग से आज मिलते ही तुमने उसका दूसरा पहलू दिखाकर मेरी सारी उलझन ही दूर कर दी है। आज मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व हो रहा है। क्या मैं आशा रखूं कि आगे भी हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे? कुछ देर पहले मयंक की आवाज़ में जो दर्द भरा था वो अब गायब हो चुका था। क्यों नहीं, आज और इसी वक्त से हम अपनी टूटी हुई दोस्ती की नई शुरुआत करेंगे। शाम को खाने पर सौरभ से सुगंधा ने गर्व के साथ मयंक को मिलवाया। इनसे मिलो, ये मेरे सहपाठी और यहाँ के कमिश्नर मयंक अग्रवाल हैं। हमारी दोस्ती बचपन के दिनों की तरह मजबूत है, चाहे हम 15 साल बाद मिल रहे हों। मयंक ने सौरभ को गले लगाते हुए कहा। हाँ, आज मुझे एक नया दोस्त मिल रहा है सौरभ। यह थी रीता कुमारी जी की लिखी कहानी फैसला। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।